गुलबर्गा शहर के मशहूर एडवोकेट डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार की जानिब से बीजेपी गवर्नमेंट के जरिए बनाए गए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर फिर एक बार सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सेमिनार अफजल खान मेमोरियल ट्रस्ट अफजलपुर के बैनर तले रखा गया था। एडवोकेट मकसूद अफजल जागीरदार ने कहा, जब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना है तब से लोगों में इस एक्ट को लेकर बेचैनी देखी जा रही है और हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी हुकूमत भी अब तक वक्फ कानून को सही तौर पर समझ नहीं पाई। इसी को चलते तफसीली मालूमात आवाम तक पहुंचाने की गर्ज से डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार ने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। यह सेमिनार गुलबर्गा शहर में मौजूद अंजुमन तरक्की उर्दू हॉल में हुआ, जिसमें खास मेहमान डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड जज नबी रसूल ममदापुर और सीनियर एडवोकेट महमूद पटेल शिरकत किए थे। इन सभी ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में खामी और नुकसानात पर बेहतरीन स्पीच की है और इस सेमिनार के दूसरे सेशन में कई एक मशहूर एडवोकेट्स के साथ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर डिबेट्स भी किए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये सब तुम्हारा करम है आसा के बात अब तक बनी हुई है। आज का ये जो कॉन्फ्रेंस जनाब मकसूद अफजल जागीरदार साहब एडवोकेट ऑर्गेनाइज किए हैं, ये उनकी कोशिश मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि वो औक़ाफ़ के मामलात में जो है ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कई वीडियोस उनके जो है देखने को मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने प्रॉपर जिक्र टाइम टू टाइम किया है कि औक़ाफ़ के एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी क्या कमज़ोरियाँ हैं, औक़ाफ़ को किस तरीके से चलाना चाहिए और औक़ाफ़ में क्या जो है हमारे को आज एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूरतें हैं, इन तमाम चीज़ों पर वो भी रोशनी डालते हैं। जहाँ पर हमारे मसाजिद, कब्रस्तान, ईदगाह, आशिक खाना, इमाम बाड़ा, यतीम खाना, मकबरे, दरगाहें, ईदगाहें, मसाजिद, ये जो हमारे इदारे हैं उसके ताल्लुक़ से गहराई में सोचना, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना बहुत अहम है। क्योंकि देखिए, हम पैदाइशी मुसलमान हैं। आज हुकूमत हिंद ने यह कहा कि अब औक़ाफ़ यानी वक्फ जो करेंगे जायदाद को, वो कम से कम 5 साल मज़हब दीन पर प्रैक्टिस करने वाला हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, हमारे सेंट्रल लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये नहीं कहा कि प्रैक्टिसिंग इस्लाम किसको, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम किसको कहते हैं और कौन हमारे को सर्टिफिकेट देने वाला कि हम 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करें। क्या वो लोग हम 5 वक्त नमाज पढ़ते सुबह देखने आएंगे? क्या हम रोज़े रखते देखने आते हैं? हम ईदें मनाते क्या देखने आ रहे हैं? क्या तहसीलदारों को इख्तियार दिए, क्या डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार दिए, किसको दिए, कौन सर्टिफाई करना है? We have to examine what is the intent of the act, why this act has been came into force. In 1930 मुसलमान एक्ट बोल के एक एक्ट आया, तो उसको क्या हुआ, प्रीवी काउंसिल एक जजमेंट दिया 2013 के बाद। प्रीवी काउंसिल एक जजमेंट देता है अगेंस्ट द मुसलमान एक्ट। देयरफॉर मुसलमान वैलिडेशन ऑफ एक्ट 1930 बोल के फिर नया एक्ट आता है। दिस इज द सीरीज ऑफ द एक्ट्स। ये हमारे पटेल साहब समझाए आपको, ओल्ड एक्ट कैसा था, न्यू एक्ट कैसा था, व्हाट इज द अमेंडमेंट। बट वी हैव टू एग्जामिन इनका इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द न्यू एक्ट। 10 मेजर इनके इंटेंशन, 10 मेजर आई हैव एनालाइज्ड द ओल्ड एक्ट, न्यू एक्ट एंड व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द न्यू एक्ट, हाउ टू take over the properties of the Muslim community. They have a very, very hidden plan. The act says earlier who can create the waqf. अभी देखो नया एक्ट में क्या है, क्लॉज 9A और क्लॉज 9D अमेंडमेंट एक्ट में आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ वक्फ एंड वाकिफ, वाकिफ मीन्स द पर्सन हु गिव्स द प्रॉपर्टी फॉर द डेडिकेशन ऑफ अल्लाह। अब वो देना, वो if he want to give, he should be a Muslim practicing 5 years. Who, there is no definition, there is no explanation. Who is a Muslim practicing 5 years?
without explanation, without any definition. They have added this, inserted this section only to block the particular property to take over it. That so and so person is not practicing Muslim, he was not practicing, take over the property. Then this provision violates Article 14, 15, 25 and 300 of the Constitution. In spite of that, there is no discussion in the Parliament. There is no answers. Questions have been raised. तमिलनाडु का और केरला के वो ब्रिट्टो बोल के MP हैं, he is from Kerala. He has raised a very important question about the proposed amendment, but the government has not given any answer. Secondly, बाद में क्या और नया very वक्फ बाय यूजर, ये अभी पटेल साहब आपको समझाए वक्फ बाय यूजर क्या है, how it is created, how वक्फ बाय यूजर is recognized by the law, how the constitutional amendment has been made, everything. अभी इनका क्या है, 8 अप्रैल 2025 से पहले जो भी वक्फ बाय यूजर रजिस्ट्रेशन हुआ है, those are the only वक्फ properties. Otherwise no. अभी there are so many properties which have not been registered under the वक्फ Act, but by usage. अभी आप सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट के वक्त जस्टिस संजीव खन्ना का क्वेश्चन सुनेंगे, how these Muslim people will bring the document for 400 to 500 old monument that they are practicing, how you will ask them, but the result, there is no interim order. Question has been raised, the bench has asked the question, भाई इनको 500-600 साल से they are practicing, the मस्जिद है, नमाज है, monument है, सब है, इनको डॉक्यूमेंट लगाओ बोले तो कहाँ से लाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए बोल के द बेंच हैज पोज्ड ए क्वेश्चन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट restrained and they refrain it from submitting any argument. They said we will submit in the form of affidavit. 3 चीजें और इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ. कितने प्रोविजन हैं, कितने पावर्स हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी को रिकवरी करने के लिए. अब नया प्रोविजन इससे शुरू करेंगे कि सेक्शन 3 जो है डिप्टी कमिश्नर, सेक्शन 6 इज नॉट एडिक्टेड, मैं वही बता रहा हूँ. सेक्शन 6 इट इज फॉर द वक्फ ट्रिब्यूनल. सेक्शन 54 it is for the CEO of the वक्फ बोर्ड अपॉइंटेड बाय द स्टेट वक्फ बोर्ड. कितने पावर्स होना, कितने लोगों को तुम देंगे. मेरा ये कहना है सेक्शन 3, सेक्शन 6, सेक्शन 54 ये तीनों प्रोविजन अगर आप डिटेल में पढ़े, दे आर रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टीज. अब जो गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट करे हैं, दे आर रिलेटिंग टू द मॉन्यूमेंट्स, मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स. इस डिफरेंस को आप समझने की कोशिश करिए. एक तरफ से वक्फ बोर्ड को इख्तियार दिया जाता है कि तुम्हारे पावर्स अनलिमिटेड हैं, तुम इमूवेबल प्रॉपर्टीज का पीछा करो. एक तरफ स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हम मॉन्यूमेंट्स को पीछा करते हैं, वो मॉन्यूमेंट्स का जो है हम कब्जा करते हैं, तुम लैंडेड प्रॉपर्टीज का कब्जा करो. ये चीज़ों पे कोई गए नहीं, इस पे डिटेल स्टडी होना. मैं ममदापुर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पे डिटेल स्टडी होना, और हो सका तो अगले बार फिर से ममदापुर साहब को, फिर से महमूद पटेल साहब को पकड़ के लेकर आना, फिर बताना, फिर एक्सप्लेन करो क्या ये 3 प्रोविजन मुस्लिमों के लिए हेल्पफुल है, क्या डिलीट करना ज़रूरी था, क्या नहीं था. इसके बारे में और एक बार जो है मैं ये करने वाला हूँ. मैं अब्दुल कदीर मिल्लत हेल्पलाइन. अस्सलाम वालेकुम. मैं तहरीर करने नहीं आया हूँ, सवाल पूछने आया हूँ. बहुत परेशान हो जाएंगे. वक्फ बाय यूजर, जैसा कि पटेल साहब ने बताया कि हम जो है लाइट का बिल रखते हैं, हम टैक्स पेमेंट करते हैं, हमारे पास नमाज़ों पढ़ने का सबूत है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कब्रिस्तान में
ऐसे कम सबूत पाए जाते हैं। और पीछे से जो 10 कमांडमेंट जैसा कि बताया जस्टिस साहब ने, कि वो पीछे कानून लगे हुए हैं कि डीसी इसका फैसला करेगा कि ये जमीन किसकी है, और वो डीसी अपने बॉस के फेवर में ही फैसला देगा, वो जमीन गवर्नमेंट की है। तो इस लिहाज से जो टॉप के पूरे इंडिया में कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान हमारे हाथ से जाएंगे। इसके लिए अफजल जागीदार साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो फौरन एक कमेटी बनाए और नोट करके उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो करें। इसके बारे में आप अपना जवाब दीजिए। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कमेटी बनाने से हमेशा झगड़े होते हैं, और एक आदमी क्या कर सकता है बोलने के लिए, मेरा एग्जाम्पल अगर आप अफजलपुर आके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरा अब तक जो है, मेरा एक्सपेंडिचर जो है 5 करोड़ रुपए है, पर्सनली है। अगर मैं कमेटी बना के अगर राय लेके चलाता था तो मैं कुछ भी नहीं करता था। मैं ये करने के लिए जुडिशरी छोड़ना पड़ा। ममदापुर साहब को मालूम है, मैं ये करने के लिए 4 साल नौकरी करा, 5वें साल मेरे से नहीं होता बोल के जुडिशरी को मैं डाइवर्स दे दिया। उसके बाद कभी पलट के देखा ना मैं जुडिशरी को। लेकिन मेरे जो ये काम थे, आज ये सारे काम जो ये हो रहे हैं, और यही एक एग्जाम्पल है लोगों को। हम क्या कर सकते हैं बोलने का, वो अकेले से करने के काम रहते हैं। ऐसा कमेटी बना के करेंगे, पैसे डाल के करेंगे बोले तो वो ब्लेम क्या शुरू होता है कि पैसे जो है वो खा के बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा बोल के काम रुक जाते हैं। अपने वॉलंटरी वो निश्चय आइए, सारे काम होते बोल के, ये मेरा कहना है। 1972 में ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना। आते थे, तकरीर करके जाते थे, यही हुकूमत में हम बच्चे थे। ये उठा, वो नान नुस्खे का मसला उठाए, फलाह का उठाए। हर 5 साल में हमारे ऊपर कुछ ना कुछ एक मुसीबत आ रही है। इसका अवेयरनेस लाने के लिए मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ कि हर घर में एक लॉयर होना चाहिए। आप इसको इनकरेज कीजिए। BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, आपकी इत्तला के लिए मैं खुद BE मैकेनिकल होते हुए LLB किया है। सुने 1991 में मैं SSL लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, 95-96 में एग्जाम्स दिया मैं। तो इस तरह से अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है कौम में। आने वाले दिन ये कुछ नहीं है, हमको ठहर कर बात करने वाला कोई नहीं है मोहल्ले में। मैं अजीम पाशा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ, इंग्लिश का प्रोफेसर भी था, अभी हामिद एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट मोमेंट में खान साहब महमूद अफजल साहब मुझे फ़ोन करके बोले सर आइए फंक्शन है। सो ऐसे फंक्शनों को आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट आई हैव कम एंड अटेंडेड। आई एम एजुकेटेड। I feel that I was the literate, but now I am educated in this field. ऐसे फंक्शनों को हमारे मुसलमान भाई आते क्यों नहीं, वही मेरा बड़ा सवाल है। आते तो भी 11 बजे फंक्शन रहे तो 12 साढ़े 12 बजे आते हैं। ये हमारे मुसलमान भाइयों को दर्द रहना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट स्पीच नहीं है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। आई डोंट वांट टू गिव अ डिफरेंट स्पीच, सो आई एम रियली मोटिवेटेड बाय द नॉलेज शेयर्ड बाय दीज पीपल। They are not less than any researcher in the university. They have done a lot of research. They have dug the depth of works and they have studied. They have spared personal life and they have come a long the way from Bijapur. Sir, I must be thankful to you both that you have come here on the basis of request of our advocate Afzal sir. दोनों स्पीकर साहब जनाब नबी रसूल ममदापुर साहब और महमूद पटेल साहब आके जो है ना हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाए हैं। और ख़ास तौर पे मैं अफजल खान मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए।